Good morning friends, and today we are starting accounting standards for CA IPCC Group 2 और उसके अंदर सबसे पहले हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। इन सब के बुलेट पॉइंट्स में जो स्पाइडर नोट जिन्हें कहते हैं, जिनको जस्ट एग्जामिनेशन डे से पहले जल्दी क्विक रिवीजन करके आप पूरे कांसेप्ट को ग्रैस्प कर सके, इस तरह के नोट्स मैं आपके साथ बनवाऊंगा। आप लोगों को नोट डाउन करना है और जो हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन बैंक है उसको हम ऑरली आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, वन बाय वन सारे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप हेडिंग डालिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 एप्लीकेबल है अकाउंटिंग के ऊपर जो हम कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स के लिए अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। किसके लिए? कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स, वो इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं। लेकिन जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं, आप सबको पता है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर चलता है, ज्यादातर फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च अगले साल को खत्म हो जाता है। 31 मार्च को दोस्तों साल तो खत्म हो गया, लेकिन अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होती। लास्ट के कुछ महीनों की अकाउंटिंग फिर 31 मार्च के बाद शुरू की जाती है और उन अकाउंट्स को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भेजते हैं अप्रूवल के लिए। तो उन दोनों डेट्स के बीच में कुछ टाइम गैप होता है और उन दो डेट्स के बीच में भी काफी सारी घटनाएं घट सकती हैं। तो कौन कौन सी सिचुएशंस जनरेट हो सकती हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से पहले, उसके बीच में जो कुछ भी होता है उनकी अकाउंटिंग हमें करनी है। इसका है अकाउंटिंग फॉर contingencies and events occurring after balance sheet date। बैलेंस शीट डेट के बाद लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल से पहले ये हमारे कंटिंजेंसीज या इवेंट्स हो रहे हैं। तो इसके अंदर हमें दो चीजें सीखनी है। नंबर 1 कंटिंजेंसीज एंड नंबर 2 इवेंट्स। Events occurring after balance sheet date। तो इन दो हेडिंग्स के अंदर हमें इस पूरे कंप्लीट टॉपिक को समेटना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 एप्लीकेबल है कंटिंजेंसीज और इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल से पहले होते हैं। तो वन बाय वन हम दोनों को करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप कंटिंजेंसीज। इसे भी नोट कर लीजिए, समझते भी जाओ, साथ साथ थोड़ा नोट भी करते जाओ। तो सबसे पहले कंटिंजेंसीज नंबर 1। कंटिंजेंसीज क्या होती है? कंटिंजेंसीज दोस्तों वो चीजें होती हैं जिनका रिजल्ट हमें नहीं पता होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो सिचुएशंस, वो परिस्थितियां जिनका होना या न होना अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, फ्यूचर में पता चलेगा। कंटिंजेंसीज refers to conditions or situations तो कंटिंजेंसीज क्या है? कंटिंजेंसीज से हमारा मतलब कंडीशंस और सिचुएशन से है happening
जिसका होना या ना होना हमें अभी नहीं पता है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ विच depends upon certain uncertain event, जिसका होना या ना होना किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है। अनसर्टेन क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम कंफर्म नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि कंपनी ने किसी पर्सन को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड आउट करा है जो कि हमारा कस्टमर है, हमने ह्यूज मनी उससे लेनी है, सपोज 5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी ने कंप्लीट करा है उसके लिए, एंड कंपनी हैज टू रिसीव ₹5 करोड़ फ्रॉम दैट पर्सन। तो उस पर्सन से जो हमें पैसे लेने हैं, पैसे लेने से पहले उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, हमें पता चल रहा है कि वो लोन्स नहीं दे पा रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट के चेक्स लगातार बैंकों में बाउंस हो रहे हैं। अब हमें डर है कि वो पर्सन हमें पैसे दे पाएगा नहीं दे पाएगा। तो उम्मीद है कि हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। उस चीज का होना या ना होना अब हमारे बस में तो नहीं है, हम जाकर उससे पैसे ले लें, उससे जो हमें मनी मिलनी है फ्यूचर में उसके फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर वो अपनी बैंकरप्सी कर देता है तो लीगली हम उससे उतना ही पैसा ले पाएंगे जितना कोर्ट हमें अलाउ करेगा। कोर्ट की तरफ से उसके लिए ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। सो ये कंडीशंस और सिचुएशंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसका होना या ना होना है अनसर्टेन इवेंट के ऊपर है। अनसर्टेन इवेंट क्या हो गया? कोर्ट की जजमेंट। उसने बैंकरप्सी फाइल कर दी, अब कोर्ट की जजमेंट क्या होगी, कितना परसेंटेज हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये हमारा कंटीजेंट इवेंट है। उसका आउटकम में बी लॉस और गेन, जिसका आउटकम लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। गेन कैसे हो सकता है? अभी तो हमने लॉस की बात करी कि जिस पर्सन को हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे वो बैंकक्रप्ट होने वाला है, तो यहां से तो नुकसान की प्रोबेबिलिटी है, रीजनेबली पॉसिबल है कि यहां से नुकसान होगा। लेकिन समटाइम्स गेन भी हो सकता है। अगर हमने किसी के ऊपर कोई केस दायर किया है, किसी के ऊपर हमने कोई लीगल एक्शन लिया, उससे कंपनसेशन देने का, तो वहां से हमें गेन भी हो सकता है अगर हम कोर्ट में केस जीत जाते हैं। तो ये हमारी कंटिजेंसीज हैं। अब हमें देखना है कि इनमें से कंटिजेंसीज कौन-कौन सी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी। नंबर 2 हमें ये देखना है कि उन कंटिजेंसीज में हमें एक्सपेक्टेडली प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, और उन कंटिजेंसीज की कंडीशंस और सिचुएशंस बैलेंस शीट डेट पर एग्जिस्ट कर रही थी या बैलेंस शीट डेट के बाद शुरुआत हुई है उनकी। तो ये कंटिजेंसीज का मीनिंग है, आप मीनिंग नोट कीजिए, फिर हम कंटिजेंसीज को 2 पार्ट्स के अंदर बांटेंगे। तो अभी फिलहाल हमने ये सीखा कि कंटिजेंसीज वो कंडीशंस या सिचुएशंस होती हैं जिनका होना या ना होना एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, और उससे हमें एक्सपेक्टेडली लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। और वो कंटिजेंसीज हो सकता है बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर रही हो, या हो सकता है बैलेंस शीट डेट के बाद एग्जिस्टेंस उनकी आए। तो कंटिजेंसीज फ्रॉम कंडीशंस और सिचुएशंस existing on the बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर रही थी, या है फ्रॉम कंडीशंस और
situations exist after बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद नहीं है। अगर वो बैलेंस शीट डेट के बाद है कंटिंजेंसीज, देन नो अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। कोई भी अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, हालांकि चाहे तो उनका डिस्क्लोजर दे सकते हैं बाय वे ऑफ नोट्स, लेकिन हम बात करेंगे उन कंटिंजेंसीज की जो कि बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट। अब ये जो कंटिंजेंसीज हैं जो बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर रही है, इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 1, उसका जो आउटकम है, हम इसके आउटकम की बात कर रहे हैं। आउटकम, उसका आउटकम कंटिंजेंट लॉस भी हो सकता है एंड कोई कंटिंजेंट गेन भी हो सकता है। अगर कोई कंटिंजेंट गेन की उम्मीद है, मींस एक्सपेक्टेडली हमें गेन हो सकता है, दिस इज कवर्ड अंडर AS 29, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में बाद में स्टडी करेंगे लेटर ऑन। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड आउटकम आपका कंटिंजेंट लॉस है, तो इस कंटिंजेंट लॉस को हमें पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में। तो दोस्तों इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखनी है। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे फर्दर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स मैं आपको भी लिखवा रहा हूं, पहले आप इसे नोट कीजिए। तो अभी हमने क्या शुरू करा है? सबसे पहले हमने कंटिंजेंसी शुरू करी है। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स के बारे में। तो कंटिंजेंसीज की अकाउंटिंग तभी पॉसिबल है जब उसकी कंडीशंस और सिचुएशंस एग्जिस्ट कर रही थी बैलेंस शीट डेट को, और उस बैलेंस शीट डेट पे एक्सपेक्टेड आउटकम, हम एक्सपेक्टेड आउटकम की बात कर रहे हैं। अगर वो कंटिंजेंट लॉस है, मींस लॉस हो सकता है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में आएगा। अगर एक्सपेक्टेड गेन हो सकता है तो वो AS 29 में जाएगा, जिसे हम लेटर ऑन करेंगे। फिलहाल अभी हम पहले से कर रहे हैं। नोट कर लिया आपने सब? ओके। हाँ जी, तो अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अंदर उन कंटिंजेंसीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका एक्सपेक्टेड आउटकम कंटिंजेंट लॉस हो सकता है, और उस लॉस के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है ये अगर कंफर्म हो चुका है कि हाँ जी देयर विल बी लॉस एंड इट इज सर्टेन प्रोबेबल कि आपको लॉस होगा ही होगा, बट उस लॉस का अमाउंट कितना होगा अभी ये फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है। तो क्या होगा? इफ लॉस इज प्रोबेबल, हर एक वर्ड जो है इसका इंपॉर्टेंट है। अगर लॉस प्रोबेबल है तो क्या होगा? If loss is reasonably possible, अगर loss reasonably possible है तो क्या करना चाहिए? मीन्स कंफर्म नहीं है, प्रोबेबल नहीं है, बट कुछ रीजंस के होने पर वो हो सकता है। एंड
हमने अपने कंटिजेंसीज को इन 3 पार्ट्स में बांटा है। अगर आपका लॉस बहुत ही कम है, जिसमें कंपनी ने कोई भी लॉफुल वायलेशन नहीं करा है, मींस कोई लीगल काम नहीं करा है, एक्सपेक्टेड लॉस बहुत कम है कंपनी के साइज को देखते हुए, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर। और अगर लॉस किसी रीजन की वजह से हो सकता है, देन disclosure should be made, तो उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है इन अकाउंट्स by way of notes, तो उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है इन अकाउंट्स by way of notes। नोट्स कहां पर बनाए जाते हैं? बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स, जो हम अपने बैलेंस शीट के नीचे नोट्स देते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, वहां पर डिस्क्लोजर देना है। और अगर लॉस रीजनेबली पॉसिबल है, देन प्रोविजन शुड बी मेड, तो आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। प्रोविजन लाइक हम किसी भी होने वाले एक्सपेंसेस के लिए, किसी भी होने वाले खर्चे या किसी भी होने वाले लॉस के लिए, जो हमें पता है कि मुझे लॉस होगा, तो उसका प्रोविजन बना लेना चाहिए। और प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ प्रोविजन का अमाउंट क्या होगा? इट डिपेंड्स अपॉन इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इंफॉर्मेशन जो हमें अवेलेबल कराई जाती है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इवन आफ्टर बैलेंस शीट डेट, भले ही वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल जो है बैलेंस शीट डेट के बाद ही है। डिपेंड्स अपॉन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इवन आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बट before approval of accounts, by board of directors। BOD is board of directors। board of directors की अप्रूवल से पहले वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद इंफॉर्मेशन आई है। हालांकि उस इंफॉर्मेशन की कंडीशंस और सिचुएशंस बैलेंस शीट डेट को जरूर एग्जिस्ट करनी होनी चाहिए, तभी आप प्रोविजन बनाएंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इवन आफ्टर बैलेंस शीट डेट but before approval of accounts by board of directors। however its conditions means जो हालात थे या जो परिस्थितियां थी, conditions or situations were exist on बैलेंस शीट डेट, उसकी इंफॉर्मेशन और कंडीशंस बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट कर रही थी, तो हम उसका प्रोविजन बनाएंगे। और उस प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा वो डिपेंड करता है कि क्या कंपनी की पॉलिसी है। अगर जनरल चल रहा है तो, अगर स्पेसिफिक चल रहा है तो क्या कंडीशंस है। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल करेंगे अभी। उससे पहले आपने चार्ट नोट कीजिए ताकि इस कंसेप्ट के मीनिंग को आप अच्छे से समझ पाए। इसको समझने के लिए हम ये लेते हैं कि हमारी बैलेंस शीट की जो डेट है, बैलेंस शीट डेट, लेट अस सपोज बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2013 और बोर्ड
डायरेक्टर्स के पास के जाते हैं अप्रूवल के लिए, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी अप्रूवल करते हैं, वो करते हैं सपोज 15 मई 2013 को। इसी बैलेंस शीट डेट पे, इस बैलेंस शीट डेट पे हमें किसी कस्टमर्स के बारे में डाउट है कि वो हमें पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। सम डेटर्स आर अंडर डाउट, डेटर्स डाउटफुल है, डाउटफुल। कुछ डेटर्स, सम डेटर्स हमारे डाउटफुल है और हमने उनके ऊपर 10% प्रोविजन बना रखा है, 10% प्रोविजन, बाकी सबके ऊपर हम 2% प्रोविजन बना रहे हैं। ये कस्टमर्स हमारे डाउटफुल है तो उन पे मैंने 10% प्रोविजन बनाया, जितनी मुझे इस डेट को जानकारी दी। मींस बैलेंस शीट डेट को भी मुझे पता था, कुछ शंका थी, कुछ सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियां ऐसी नजर आ रही थी जैसे कि वो कस्टमर्स के जब भी चेक्स दूसरे पर्सनों के पास आते थे वो हमेशा बाउंस हो जाते थे। तो मैंने भी सोचा शायद मेरा बाउंस हो जाएगा चेक, और मैंने 10% प्रोविजन उसके ऊपर क्रिएट करके रखा। लेकिन जैसे जैसे हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट होती गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जब वो अप्रूवल के लिए भेजी, तब तक इन कस्टमर्स की कंडीशंस और भी बेकार हो गई। तो 15 मई 2013 को, इससे पहले कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल देते हैं, those debtors become insolvent हो गए वो, और उम्मीद है कि अब उनसे 20% ही मिलने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने एक रेशियो डिटरमाइन कर लिया कि एक्सपेक्टेडली 20% ही मिलेगा। expected to realize 20%, सिर्फ अब उम्मीद है कि उनमें से 20% ही मिलने वाला है। तो दोस्तों कंडीशन तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, बाद में जो हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल आई उसके अकॉर्डिंगली हमें अब क्या करना है, अपने प्रोविजन के अमाउंट को इंक्रीज करना है। पहले हमने प्रोविजन कितना बनाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमने 10% बनाया था, अब उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट should be increased to 80%, क्योंकि अब 20% की अगर मिलने की उम्मीद है तो आपको प्रोविजन बढ़ाकर 80% तक कर देना चाहिए। तो ये है हमारी कंटिंजेंसीज का एग्जांपल। बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट होनी जरूरी है। बैलेंस शीट डेट के बाद अगर इंफॉर्मेशन बदलती है तो उस इंफॉर्मेशन के बदलने के साथ साथ हम अमाउंट ऑफ प्रोविजन भी बदलेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल की डेट तक या उससे पहले अवेलेबल हो जानी चाहिए। तो ये है सब कुछ हमारा कंटिंजेंसीज के ऊपर। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज हम करेंगे। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद इसमें सेकंड टॉपिक करना है हमने इवेंट्स का। तो पहले आप इस पूरे को नोट कीजिए एंड फिर हम इवेंट्स के बारे में करेंगे।